हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है सीए फाउंडेशन लॉ की। सीए फाउंडेशन लॉ मुझे लगता है फाउंडेशन में सबसे टफ पेपर है, क्योंकि आपने अकाउंट्स इको दोनों पढ़ चुके हो। मैथ्स अगर जनरली बहुत सारे बच्चों का जो सीए करने वाले होते हैं तो मैथ्स ले लेते हैं पहले से 11th-12th में, तो वो भी पढ़ा हुआ रहता है। एलआर कंपेरेटिवली ईजी है, स्टेट्स भी पढ़ा हुआ है 11th-12th का। तो सबसे टफ जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हो जाता है वो हो जाता है लॉ। तो मैं लॉ की आपको रिवीजन वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे सारे। ठीक है, यहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको एलएलपी, पार्टनरशिप एक्ट, सारे रिवीजन वीडियोस मिलेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे आखिरी में डालेंगे। उसका कारण ये मुझे ऐसा लगता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा समंदर है ना जो ख़त्म ही नहीं होता कभी। तो हमें उस समंदर में धंसना नहीं है। पहले पहले अपना काम निकाल लो। अपने को 100 मार्क्स का पेपर है तो अपने को 70-75 मार्क्स का बाकी जगह से भी आता है। तो अपने को पहले इंश्योर करना है कि बाकी जगह का सेट कर ले, उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, ताकि 70 में से भी अगर 40 इंश्योर हो जाते हैं, बाकी फिर आते रहेंगे। बाकी एग्जाम्शन एम करो, 70-80 एम करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले सेफ्टी इंश्योर करो। अटेम्प्ट नहीं लगाना है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशलाइजेशन लेना नहीं जाना है। ठीक है, अभी बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट पर जब आएंगे तब देखते हैं। ठीक है, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1। ओके, तो यूनिट 1 में सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या, उसकी डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप में सिंपल है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पहली बात, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। दूसरी बात, बिजनेस करना चाहिए। तीसरी बात कि कैरिड ऑन बाय देयर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, तो तीनों अगर बिजनेस में एक्टिव है तो कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब काम सारे लोग कर रहे हैं। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बोले तो कि मतलब ए ही सारे काम कर रहा है, बी और सी स्लीपिंग पार्टनर है या नॉन एक्टिव पार्टनर है, तो वो बी और सी का ऐसा केस होगा। ओके, फिर अब ये बोल रहा है कि जो लोग पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप में एग्री हुए उनका नाम क्या होगा, पार्टनर्स बोलेंगे उनको। फिर कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। अगर मान लो श्री राम इंटरप्राइजेस, कृष्णा इंटरप्राइजेस ऐसे कुछ नाम रखते हैं तो उसके क्या बोलेंगे, फर्म नेम। बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एलिमेंट जो पार्टनरशिप उसको बनाता है वो एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे 5 गिवन है। पार्टनरशिप एसोसिएशन होगा 2 और मोर पर्सन। सिंगल हुआ तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, 11th में पढ़ा है। ठीक है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़, द पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न, मतलब एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर थर्ड, कैरी ऑन सम बिजनेस, कुछ ना कुछ बिजनेस करना ज़रूरी है। चैरिटी या एनजीओ वाला पार्टनरशिप नहीं बन पाएगा, वो सेक्शन 8 कंपनी या फिर अपने को जो भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, फर्म सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। देन फोर्थ फीचर क्या है, मस्ट शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा शेयरिंग होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी पार्टनर है, ए का प्रॉफिट शेयर है 100%, बी का प्रॉफिट शेयर है 0, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हुई, पार्टनरशिप कहाँ से हुई। बी तो एक तरीके से एम्प्लॉई या बी फिर मतलब नॉन सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, कुछ भी हुआ, पार्टनरशिप कहाँ हुई। तो 99:1 रेशियो भी चलेगा, बट 100:0 रेशियो नहीं चलेगा। तो ये मस्ट शेयर प्रॉफिट्स। फिर आता है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगेन वही वाली चीज़ है कि ए बी सी तीनों मिलके काम करें या फिर ए काम करे और बी सी भी उसके लिए लायबल हो। ओके, म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, नाइस। अब ये जो चीज़ें अपन ने यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े, इन्हीं का अंदर जाके समरी मतलब और डिटेल्ड वर्जन में दे रखा है। ये पॉइंट समरी में है। ठीक है, तो देयरफॉर अ फर्म सिंस इट्स नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। अब जो फर्म है, फर्म एक पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर मान लो जैसे एक कार में 4 लोग जा रहे थे मनाली की ट्रिप पे, ए बी सी डी चारों पार्टनर ने ज़्यादा हाई हो गए थे तो गाड़ी कुदा दी। कहाँ से? पहाड़ से। तो गाड़ी अगर कूद जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में 4 पार्टनर थे, चारों लोग चले गए, उनकी डेथ हो गई, तो अब पार्टनरशिप नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन या सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं होता, जैसा हमने एलएलपी में पढ़ा था। पर यहाँ पे जो 2 एलएलपी है वो पार्टनरशिप कर सकती है क्या? कर सकती है। 2 कंपनी पार्टनरशिप कर सकती है क्या? कर सकती है। पर अगर 2 पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनर बन सकते क्या? नहीं बन सकते। ठीक, अगर 2 पार्टनरशिप फर्म है, ए बी, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर है ए बी, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर है सी डी, तो ए बी सी डी चारों मिलकर एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं, ए बी सी डी। बट पार्टनरशिप फर्म ए बी और पार्टनरशिप फर्म सी डी, वो दोनों पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सही जा रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। अब क्या, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। माइनर जो है, जो 18- है, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। पर सिर्फ क्या, अगर सारे लोग कंसेंट दे, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर ऐसा केस है तो माइनर जो है वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए पार्टनर बन सकता है। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या?
जो जो पार्टनरशिप में फ़ायदे मिलेंगे, जो जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा, उस पार्ट के लिए माइनर पार्टनर बन सकता है, प्रोवाइडेड सारे पार्टनर्स जो हैं वो कंसेंट दे। ठीक, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, जैसे मिनिमम 2 बोला ना, मैक्सिमम कुछ नहीं बोलता है पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि 50 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उनको एलएलपी या कंपनीज एक्ट में के अकॉर्डिंग कंपनी बनानी पड़ेगी। ओके, तो वो पार्टनरशिप क्या है, बहुत ही वैसा मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है। तो दूसरा एक्ट कुछ बोलता है ना तो हम बात मान लेते हैं, हम बिल्कुल एकदम सीधे साधे लोग हैं पार्टनरशिप वाले। ठीक है, फिर दूसरा आता है अपना पॉइंट एग्रीमेंट। तो ओरल इज़ ओके बट रिटर्न प्रेफरेबल, मतलब ओरल एग्रीमेंट भी चल जाएगा बट रिटर्न होगा तो क्लैरिटी होगी, रिटर्न होगा तो एक तरीके से मतलब होता है ना कि जो लिखा है वो चीज़ जिस टाइम पे लिखा है वो मेंटेन रहती है। ओरल में क्या सामने वाला बोल सकता है कि मेरा तो ये मीनिंग नहीं था, वो मीनिंग नहीं था, तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकते हैं ओरल वाले में। ठीक है, फिर आता है अपना, फिर आता है कौन सा, बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस, द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, मतलब ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन ये चीज़ें बिजनेस में आती है। ऐसा नहीं है कि आप चैरिटी या कुछ कर रहे हो तो वो बिजनेस में आएगा। ठीक है, मोटिव ऑफ बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेंस। हाँ, अब प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट का मोटिव, गेंस का मोटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वरना पार्टनरशिप नहीं बन सकती। सेक्शन 8 में जाके कंपनी बनाओ, एनजीओ खोलो या फर्म सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी बनाओ। गुड गोइंग, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या लिखा हुआ है, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज इंटाइटल टू होल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो मैंने पहले बताया था। क्या 99:1 चलेगा, 100:0 नहीं चलेगा। ओके, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, मैं एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, कोई इशू नहीं है। या फिर आप मेरे नंबर भी मैं आपको लास्ट में दे दूँगा, तो नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो। ठीक है, पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। एनी मैनर, भले मतलब 99.9:0.01, ठीक है, ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, बट क्या नहीं चलेगा कि 100:0 नहीं चलेगा। ओके, देन आता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट हो गया। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब क्या, दिस इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। कार्डिनल बोले तो एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, जो भी तुमको सिनोनिम बोलना है। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि अगर मान लो ABC है तो A कुछ पार्टनर कुछ भी एक्ट करता है तो BC लायबल है, B एक्ट करता है तो AC लायबल है, C एक्ट करता है तो AB लायबल है, और कोई भी एक्ट करता है सारे एक दूसरे से लायबल है। सिंपल लॉजिक। तो म्यूचुअल एजेंसी, अब क्या, इट मे बी नोटेड दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी, मतलब पार्टनरशिप है कि नहीं है वो डिसाइड कौन करता है, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट, रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करते भी हैं लेकिन म्यूचुअल एजेंसी अगर नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में 3 कंडीशन आती है, वो हम नीचे देखेंगे। सबसे ज़रूरी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, आप तो ये मान के चलो। ओके, फिर आता है इफ़ एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देयर विल बी नो पार्टनरशिप। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में आए कि म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट अगर नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। 3 कंडीशन है, 2 फुलफिल हो जाए, 1 फुलफिल नहीं हो तो भी पार्टनरशिप नहीं होगा। ओके, अब यहाँ मैंने कुछ तो नोट्स बनाए आपके लिए। ऑल परचेजेज आर बाइंडिंग फॉर ऑल पार्टनर्स आर बाइंडिंग फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट एवरी एक्ट डन बाय पार्टनर। अब मान लो कि जैसे हम बिजनेस करते हैं कपड़े का, ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, तो हम अपैरल्स, क्लॉथ्स जो भी हम बेच रहे हैं, ठीक है, ABC 3 पार्टनर है। मैंने यहाँ पे जसकीरत और पिंडा को लिया है जो कि धुरंधर 2 से इंस्पायर्ड है, जस्ट, है ना। तो इससे क्या है कि जैसे मान लो अगर दोनों कपड़े के बिजनेस में थे तो जसकीरत और पिंडा अगर कुछ भी एक्ट करता है कपड़े के रिगार्डिंग, कोई ऑर्डर ले लिया, कोई मतलब सेल कर दी, परचेज कर दी, किससे मतलब परचेज ऑर्डर मार दिया, जो भी कुछ करता है तो उसमें जसकीरत भी लायबल होगा। लेकिन अगर पिंडा पाकिस्तान जाके ड्रग्स की डीलिंग कर रहा है तो उसमें जसकीरत लायबल होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर जाके कुछ भी एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। ओके, एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। नाइस, चलो मेरा ट्राई बस यही है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके, थोड़ा सा रिलेटेबल करके तुमको पढ़ाऊँ ताकि तुमको उतना भी बोरिंग ना लगे और अपना काम भी हो जाए, CA फाउंडेशन पास हो जाए, आगे बढ़े, फिर CA इंटर में मिलता है, FM और कॉस्टिंग में पढ़ाऊँगा। ओके, चलो हो गया प्रमोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन KD कामत एंड कंपनी, ये वाला जो केस लो है जनरली कंपनीज एक्ट और अपना क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके केस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, तो वो बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। देयर शुड बी एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, पहली बात।
लॉसेस भी शेयर करने की आपको एग्रीमेंट में होना चाहिए, और कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, वही बात है। अब देखो ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर मैं प्रिंसिपल कब होऊंगा, जब अदर पार्टनर एक्टेड फॉर यू, मतलब ए और बी सी, ठीक है। तो ए ने अगर कुछ एक्ट किया तो बी सी उस टाइम पे प्रिंसिपल हो जाएंगे, ए एजेंट हो जाएगा, और बी सी ने एक्ट किया तो बी सी एजेंट हो जाएंगे, ए प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। बेसिक है, बहुत सिंपल है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। भाई क्या बात बता दिया, मैं तो बिल्कुल पता नहीं था, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, मैंने बोला था तीन चीज़ें ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में आएगी। क्या? एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, तीसरा म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये इन तीनों चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर रहा है कि एग्रीमेंट जो है वो बाय स्टेटस नहीं आना चाहिए। क्या बोला? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होना चाहिए, ना कि स्टेटस। स्टेटस क्या बोलता है? जैसे मान लो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोई सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो दोनों पार्टनर्स नहीं है, वो दोनों अपने जो भी जॉइंट ओनर्स या कुछ बोल सकते हैं, पार्टनर नहीं है, ठीक है, को ओनर्स, जॉइंट ओनर्स, कुछ भी। तो हस्बैंड वाइफ आर नॉट पार्टनर्स। अगर एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो पार्टनर्स है, बट नेचुरली नहीं है। इनहेरिटेंस में अगर कुछ आता है तो वो भी पार्टनरशिप में नहीं आता है, वो अपना इनहेरिटेंस में है, ठीक है। तो एग्रीमेंट शुड बी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस, नॉट द व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लेम जोक्स डूड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, बट इट इज ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव। कंक्लूसिव क्या है? प्राइमा फेसी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गई, कंक्लूसिव है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक। एग्रीमेंट कंपलसरी, नॉट जस्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ए जितना पैसा कमाता है बी को थोड़ा दे देता है, ए जितना कमाता है बी को थोड़ा दे देता है, तो बी अगली बार बोलने लग गया, भाई तूने मेरे को पिछले साल पैसे कमाए थे दिए थे, इस साल पैसे कमाए थे दिए थे, अब अगले साल भी पैसे कमा के देगा क्या? तो ए बोलेगा नहीं, मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा आ रहे थे तो मैं दे रहा था। तो कहाँ हमने एग्रीमेंट कहाँ किया था? हम प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, पर एग्रीमेंट कहाँ किया था, ठीक है। एग्रीमेंट मस्ट कंपलसरी है। एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल बोले तो एसेंशियल, क्रूशल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। नेक्स्ट, अब ये अगेन केस है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। डिफरेंसेस जो है ना, डिफरेंसेस हम लास्ट में डील करेंगे, पहले हम करेंगे बाकी का चैप्टर, क्योंकि मुझे लगता है डिफरेंसेस में क्या होता है कि हम 11th 12th और उससे पहले भी पढ़ते आ रहे। डिफरेंस में कुछ नहीं, एक टेबल बनाई, इधर कुछ डाला, उसका अपोजिट उधर डाल दो, इसका वही होता है। तो डिफरेंसेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इसमें दे रखे हैं, पर एटलीस्ट 4 to 5 याद करके जाना। 5 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो 4 डालने अपने को, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप के टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, वेराइटीज़ ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन बोले तो कि टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, तो टाइम पीरियड के हिसाब से 8 विल होगा और फिक्स पीरियड होगा। 8 विल बोले तो कि जब तक पार्टनरशिप हमको करनी है तब तक हम करेंगे, तो वो 8 विल हो गया। फिक्स पीरियड बोले तो कि हमने जैसे 2 साल तक, 3 साल तक एक फिक्स पीरियड डिफाइन कर दिया, तब तक पार्टनरशिप करेंगे। बहुत बेसिक था ना, जब तक मर्जी तब तक करेंगे। यहाँ पे जब तक हमको करना है, हमने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, तब तक करेंगे, ओके। विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के एंगल से। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, देखो जनरल तो जनरल हो गया, तो उसको छोड़ो अभी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोले तो एक फिक्स असाइनमेंट के लिए अगर आपने पार्टनरशिप की है तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाती है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले से पूरा नहीं बता रहा हूँ, ओके। फिर पार्टनरशिप एट विल में क्या होगा? कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है। दूसरा, नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कोई प्रोविजन नहीं बनाया कि कब तक चलेगी, कोई टास्क नहीं है कि मान लो ये टास्क कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, कोई पीरियड नहीं है कि 2 साल खत्म हो गए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। 8 विल मतलब जब तक चली, मतलब ये इसका मैं बोलता हूँ कि पार्टनरशिप 8 विल को चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वैसा वाला, नहीं तो रात तक, जो भी है, ठीक है। फिर अगेन, वेयर अ पार्टनरशिप इंटर्ड इनटू फिक्स टर्म, अगर फिक्स टर्म में एक पार्टनरशिप बनाई है अपन ने, कौन सी वाली फिक्स टर्म? ये वाली, ठीक है। ये अगर बनाई है हमने एंड इस कंटिन्यूड, अगर जैसे मान लो हमने 5 साल की पार्टनरशिप बनाई ए और बी ने, ठीक है, तो ए और बी ने अगर 5 साल की पार्टनरशिप बनाई और 5 साल खत्म हो जाते हैं तो क्या करेंगे? तो उसके बाद अगर आप बंद कर देते हो तो पार्टनरशिप फिक्स पीरियड हुआ, काम खत्म। पर अगर एक्सपायरी के बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तब क्या होगा? इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज बिकमिंग पार्टनरशिप एट विल, मतलब अब पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्योंकि 5 साल का टाइम था, तो 5 साल तक तो तुम लोग को चलानी है। उसके बाद अगर मान लो तुम 5 साल दूसरे दिन बंद करो या 5 साल के बाद 10 साल तक बंद ही मत करो, वो तुम्हारी चॉइस है, पर वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। ड्यूरेशन फिक्स है, ड्यूरेशन ओवर, पार्टनरशिप बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। ओके, एग्जाम्पल्स कैसे लग रहे हैं मुझे बताना और मैं उन पे काम करूँ क्या, ठीक है। वो चीज़ें कमेंट में फीडबैक देना और इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा तो विल डू। वैसे तो मुझे लगता है मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी लेट्स सी, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड बोले तो कि अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई है तो पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड हो गई, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू बिजनेस, कि बिजनेस का टाइप क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं। तो पर्टिकुलरशिप पार्टनरशिप मतलब एक स्पेसिफिक असाइनमेंट, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक काम के लिए अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो वो काम पूरा हुआ, वो टास्क पूरा हुआ, वो असाइनमेंट पूरा हुआ कि पार्टनरशिप खत्म है। ओके, तो ये यहाँ पे एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे मान लो क्या, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, गोल चौराहे से गांधी चौराहे तक रोड बनाने का काम लिया। अब वो 2 दिन चले, 2 साल चले, 2 महीने चले, जितना भी चले, आपका वो जब टास्क खत्म होगा, मतलब रोड कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा गवर्नमेंट से या इंजीनियर से या जो भी है, तब आपका पर्टिकुलरशिप पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, फिर दूसरा आता है डिजोल्व्ड बाय कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ओके, जनरल पार्टनरशिप बेसिक है, रीड कर लेना, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जो स्पेसिफिक था ना वो मैंने पढ़ा दिया। ओके, फिर आता है पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन रिटन इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पार्टनरशिप के अपन बताएंगे, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, फिर आता है नेचर एंड प्लेस क्या है, मतलब काम क्या करोगे, जगह कहाँ है, फिर कमेंसमेंट कब हुआ, फिर अपना ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप एट विल रहेगी तो भी चलेगा, और अगर फिक्स पीरियड है या फिर अपना पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, जो भी हो सब चलेगा, ठीक है। पर इसमें मेंशन होना चाहिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, एडमिशन में क्या होगा, रिटायरमेंट में क्या होगा, किसी पार्टनर को एक्सपल्शन कर रहे हो, फ्रॉड या कुछ एक्टिविटी करी तब क्या होगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कैपिटल पे या फिर अपना लोन पे या फिर ड्रॉइंग्स पे, और क्या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे, सैलरी कमीशन अगर देना है तो वो कैसे पेबल होगा, किसको, पार्टनर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कोई इस पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। ओके, अ पार्टनरशिप फर्म में एड और डिलीट एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फर्म, मतलब कस्टमाइजेबल है, आपको कुछ चेंज करना है कर सकते हैं, एक बेस उन्होंने दे दिया है, आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब पहले क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या था, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एट विल और फिक्स पीरियड। दूसरा क्या था, पर्टिकुलर और जनरल, क्या बिजनेस के डिपेंड पे, ठीक है। डबल रिवीजन हो रहा है, क्या बात है, नाइस नाइस। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या, एक्टिव है, नॉमिनल है, सब पार्टनर है, आउटगोइंग है, स्लीपिंग, प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग, होल्डिंग आउट। ये सिर्फ समरी के लिए, अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो डबल क्यू, ठीक है। एक्टिव पार्टनर बोले तो हु इज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से पार्टनर बनना चाहिए, सभी पार्टनर एग्रीमेंट से बनते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप या कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है क्या, अदर पार्टनर्स बाउंड ऑफ हिज एक्ट, एक्टिव पार्टनर है, सब लोग उसके नाम से जानते हैं, तो अगर उसने कुछ एक्ट किया तो सारे पार्टनर्स उस पर बाउंड हो जाएंगे। इफ़ ही रिटायर्स गिव्स पब्लिक नोटिस, क्या अगर वो रिटायर होता है तो पब्लिक नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो सबको क्या लगेगा कि उसके ट्रस्ट में आप पार्टनरशिप कर रहे थे, उसके ट्रस्ट में आप बिजनेस डीलिंग कर रहे थे, पर वो पार्टनर नहीं रहा, तो उसको सबको बताना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, एक लोकल लैंग्वेज में, कि क्या बताना पड़ेगा उसमें कि मैं अब उस पार्टनरशिप फर्म से हट गया हूँ, तो आप डीलिंग करते हो तो आप अज्यूम मत करना कि मैं उसका पार्टनर हूँ, ठीक है। MS धोनी वेज ऑफ CSK, MS धोनी अगर CSK से कोई डीलिंग करेगा तो MS धोनी का ट्रस्ट में करेगा, आदमी मतलब बात का आदमी जो भी है, ठीक है। दूसरा चीज़ है क्या, अपना स्लीपिंग और डोरमेंट, अब ये भी एग्रीमेंट से बना है, तो हर पार्टनरशिप में पार्टनर एग्रीमेंट से ही बनेगा, तो ये पॉइंट मुझे उतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगता है, बोलना था इसलिए बोल दिया, ठीक है। दूसरा, डज नॉट एक्टिवली टेक पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में ध्यान नहीं देता है, मतलब एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है। अब देखो मैंने बोला ना अभी सब एग्रीमेंट से बनते हैं, जैसे स्टॉपल, होल्डिंग आउट और इस टाइप के वो नहीं बनते, तो ठीक है इसमें लिख दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, अब लाइबल लाइक अदर पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर्स भी सारी चीज़ों के लिए लाइबल होगा। नो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड, अगर वो रिटायर होता है, क्यों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है। तीसरा, इंसेनिटी डजंट अफेक्ट फर्म, मतलब अगर एक्टिव पार्टनर इंसेन हो जाता है तो पार्टनरशिप पे अफेक्ट होगा, बट अगर एक्टिव पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर इंसेन हो जाता है तो पार्टनरशिप पे अफेक्ट नहीं होगा। नाइस, गुड गोइंग। चलो अब क्या करते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोले तो कि सिर्फ
नाम के लिए पार्टनर है। नाम के लिए पार्टनर कौन बनेगा, ऐसे तो कोई बनेगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। अब देखो पहले फीचर्स बता देता हूँ, फिर एक एग्जांपल दूंगा, तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसकी बात हो रही है। लेंड्स इज नेम टू द फर्म, खुद अपना नाम देता है फर्म को। विदाउट हैविंग रियल इंटरेस्ट, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है उसको, बस नाम दिया है, ठीक है। तीसरा, नॉट एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रहा है। और लो बोलो पार्टनरशिप में है, 3 इसेंशियल कंडीशन थी, उसमें से प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रहा है। डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस भी नहीं कर रहा है। लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, मतलब थर्ड पार्टी को लाइबल भी है। तो ये कौन पागल है जो मतलब नॉमिनल पार्टनर बनने आ रहा है। नॉमिनल पार्टनर पागल नहीं होता, जनरली वो होता है जैसे मान लो जैसे आप हो, आप बिजनेस कर रहे हो आपके फ्रेंड के साथ, लेकिन आपके पापा की मार्केट में अच्छी गुडविल है, वो कुछ और बिजनेस करते हैं या कुछ भी, तो वो गुडविल जो है उसका फ़ायदा लेने के लिए आपने पापा को पार्टनर बनाया। उनको कुछ शेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ उनकी गुडविल की, हाँ ये इनका बच्चा है, ये काम करते हैं, इनका अच्छा नाम था इस बिज़नेस में, कपड़ों के बिज़नेस में, जूतों के बिज़नेस में, कुछ भी, तो वो सिर्फ नाम के लिए, उस नाम से गुडविल से आपकी फर्म भी ग्रो हो जाएगी, आपकी भी अच्छी सेल्स होगी, आपकी भी मार्केट में रेपुटेशन होगी, उस लिए नॉमिनल पार्टनर बनता है। क्या एग्जांपल, एनी सीनियर फैमिली मेंबर इन द बिजनेस, ठीक है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, अब ये सबसे बेस्ट, इस मेरे को अभी मतलब 50 पार्टनरशिप ऑफर हो जाए ना, मैं रेडी हूँ। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, क्या फ़ायदा होगा तो मैं पार्टनर हूँ, नुकसान हुआ तो कौन पार्टनर, मेरे को क्या पता। कितना बढ़िया है, आप देखो कि मतलब सॉर्टेड है ना एकदम, कि सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर हो, लॉसेस का मुझे क्या पता, ठीक है। तो इंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लाइबल, एक मिनट, entitled to share profit only without being liable for the losses is known as partner for profit only। पर अब एक चीज़, and also liable to third party for all the acts of profit only। अब जैसे थर्ड पार्टी पे लाइबल है, पर कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब मान लो थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया 3 लाख रुपए का, अपने को 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है थर्ड पार्टी को, लेकिन मेरा शेयरिंग रेशियो क्या था, 1 लाख रुपए का, मतलब अमाउंट कितना आ रहा था, 1 लाख रुपए, तो मैं सिर्फ 1 लाख तक लाइबल हूँ, बाकी दोनों पे करेंगे। और अगर मेरा शेयरिंग रेशियो था 10,000, तो मैं 10,000 तक लाइबल हूँ, बाकी 2,90,000 कौन, दूसरे लोग जो भी पार्टनर्स है वो पे करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल, बट लाइबल फॉर लॉसेस टू थर्ड पार्टी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हीज प्रॉफिट शेयर, लाइबल है थर्ड पार्टी को पर सिर्फ उसके प्रॉफिट शेयर जितना, ठीक। नेक्स्ट, इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कौन, जो नया पार्टनर आ रहा है। आउटगोइंग पार्टनर कौन, जो पार्टनर जा रहा है। अब यहाँ पे कंसेंट ऑल पार्टनर्स, नो लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स बिफोर एडमिशन, अब क्या कंसेंट सारे पार्टनर्स की लगेगी अगर किसी नए पार्टनर को इन कर रहे हो, ठीक है। लाइबिलिटी, अगर मान लो जैसे मान लो मैं ज्वाइन हुआ 1 अप्रैल 2025, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से पहले के फर्म के कुछ भी एक्ट्स है तो उनके लिए मैं लाइबल नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन से मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ गया, मेरी डीड में नाम चढ़ गया, उस दिन से मैं भी लाइबल हूँ, ठीक है। अब क्या, ये आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर का क्या केस है, लीव्स अ फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ पार्टनर कंटिन्यू, एक बंदा निकल रहा है बाकी सब जा रहे हैं, एक बंदा निकल रहा है बाकी सब कंटिन्यू कर रहे हैं। डिसोल्यूशन कब होता है, सारे पार्टनर्स डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, डेथ, इंसैनिटी, कुछ भी हो सकता है, या विल भी हो सकता है, हमेशा बुरा नहीं सोचना, ठीक है। लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन, अब क्या थर्ड पार्टी को लाइबल होगा जब तक, कब तक, जब तक पब्लिक नोटिस ने दिया। पब्लिक नोटिस देखो, अब यहाँ पे एक्टिव पार्टनर के लिए बोला गया है, अगर स्लीपिंग पार्टनर होता तो पब्लिक नोटिस नहीं, जिस दिन से वो गया उस दिन से ही, ठीक है। दूसरा, पार्टनर बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट, ये मेरे को बहुत सही कंसेप्ट लगता है, इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके समझाऊंगा, ओके। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट बोले स्टॉपल बोले कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में दोनों सेम है। वेयर ए मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, एक बंदा पार्टनर मतलब एक तरीके से कि मैं पार्टनर हूँ ऐसा अग्री कर रहा है कर, और अलाउज अदर्स टू डू इट, तो एक दूसरा बोल रहा है और वो अग्री कर रहा है, या फिर वो साइलेंट है, साइलेंट मतलब भी लॉ में यस होता है, ठीक है। ही इज देन stopped by from denying the character he has assumed or and upon the faith for which creditors may be presumed to have acted, मतलब क्या कि मतलब अगर आपने अगर हाँ कर ली, या किसी ने बोला कि आप पार्टनर हो, आपने मना नहीं किया, तो दूसरा अगर थर्ड पर्सन डीलिंग कर रहा है फर्म के साथ, और उस केस में अगर फर्म को कुछ भी मतलब फर्म की वजह से थर्ड पर्सन को कुछ भी नुकसान होता है, तो जो लॉसेस होंगे उसके लिए आप भी लाइबल होंगे। आप क्यों लाइबल होंगे, आपने या तो हाँ बोली है, या कोई दूसरा आपको बोल रहा था आप पार्टनर हो और आपने मना नहीं किया, दोनों केस में, तो क्यों आपको मना करना चाहिए था, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रांड वैल्यू MS धोनी, ठीक है। अब ये यहाँ नहीं, पहले मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इफ़ समवन डज नॉट क्लियर दैट ही शी इज़ नॉट अ पार्टनर देन ही शी विल बी लाइबल, सिंपल। अब देखो, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा अब एक अपन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नो लाइबिलिटी, ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से मैं और MS धोनी, मेरा फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी है, ठीक है, तो मैं हर चीज़ में उसका एग्जांपल लूँगा, अनामत होना। मैं और MS धोनी अगर हम दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, पार्टनर नहीं है सॉरी,
मैं और MS धोनी साथ में बैठे हैं, कोई थर्ड पर्सन आया जिसके साथ मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने सामने वाले को बोला देखो MS धोनी जी बैठे, हमारी बेट की इतनी अच्छी कंपनी है, MS धोनी भी हमारा बेट यूज़ करते हैं। MS धोनी फ़ोन चला रहे थे, रील देख रहे थे, बोले जो कोयल वो गाना सुन रहे थे, ठीक है। तो उसके केस में क्या हुआ कि उन्होंने हाँ नहीं बोला या ना नहीं बोला। हाँ बोलना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि ये पार्टनर है, उन्होंने मुझे 10 करोड़ के बेट्स का ऑर्डर दे दिया, मैंने 10 करोड़ बेट बना के उनको दे दिए। अब क्या हुआ कि बेट की क्वालिटी इतनी बेकार थी कि कोई अच्छे बॉलर ने अगर बॉल डाली 140-145 की पेस से, तो बॉल बैटर खेलने गया और सीधा बेट स्टंप पे पहले चला गया बॉल से, इतनी घटिया क्वालिटी के बेट निकले। अब क्या हुआ इस केस में कि बेट बहुत घटिया क्वालिटी के, तो उसने हमारे पास आया कि MS धोनी तो इतने लंबे लंबे हेलीकॉप्टर शॉट और छक्के मारता है, यॉर्कर्स को भी 6 पे मारता है, तो वो कैसे गया, तो तुम्हारे बेट इतने अच्छे क्वालिटी के कैसे नहीं है। तो इस केस में जो लॉस हुआ है सामने वाले को, या फिर सामने वाला अगर मुझ पर केस करता है और कंपनसेशन मांगता है, तो उसमें धोनी साहब को भी पेमेंट करना पड़ेगा लॉसेस के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया था जब मैंने बोला था कि धोनी साहब भी मेरा बेट यूज़ करते हैं, धोनी साहब भी मेरा पार्टनर है। इसलिए जब अगर मना नहीं किया है उस केस में उनको भी लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। तो ये हो गया अपना एग्जांपल, पार्टनर बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट। लेकिन अब मान लो उस बंदे ने, जिस बंदे से मेरा 10 करोड़ का ऑर्डर आया, उसने अपने फ्रेंड्स में, अपने बिजनेस सर्कल में और लोगों का बोला, उन्होंने मेरे को 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसे 50 करोड़ के ऑर्डर्स और दिए। अब ये 50 करोड़ के लॉस के या कंपनसेशन के लिए MS धोनी लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने जिसको बोला ना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, उस वाले केस में स्टॉपल होल्डिंग आउट होता है। पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मतलब व्हेन सच पर्सन वाज नॉट अवेलेबल, व्हेन धोनी वाज नॉट अवेलेबल, उस केस में नो लायबिलिटी टू द पार्टनर बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट। ओके, आई होप एग्जाम्पल अच्छा लगाओ, ठीक है। ये देखो, पर्सन रिप्रेजेंट करता है खुद को, या फिर नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, या फिर दूसरा प्रेजेंट करता है और वो अग्री कर लेता है, क्या, इवन इफ ही इज़ नॉट अ पार्टनर, ठीक है। ये वाले केस में ये दो भी बता ही देता हूँ क्या हो गया। ही इज़ लाइबल लाइक अ पार्टनर टू एनी वन हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज़ गिवन क्रेडिट टू द फर्म। जनरली लोन्स के केस में होता है, पर मैं तो सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन का ही दे रहा था कि ये सेल परचेज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये अपना हो गया है सारे, अपन ने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ ली, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ ली और काइंड्स ऑफ पार्टनर पढ़ ली। अब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार कर लो, कभी 4 मार्क्स का आ जाता है या कुछ भी होता है। पहले छोटे छोटे पढ़ेंगे, मैं मतलब शुरू से ऐसे ही पढ़ता हूँ कि पहले छोटी चीज़ें पढ़ के ख़त्म करो, फिर लास्ट में बड़ा बच जाएगा, उसको निपटा देंगे। तो मैंने लो को भी ऐसे ही पढ़ाया है। सबसे पहले LLP पार्टनरशिप एक्ट, जो ईजी है वो कर लो, उससे भी 70 मार्क का तो आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि 10 मार्क का आ रहा है, 90 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आखिरी में करो, ठीक है। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। पार्टनरशिप अर्निंग प्रॉफिट, देखो पार्टनरशिप का पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। इधर क्या प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, हेल्थ या फिर रिक्रिएशन या फिर कुछ भी क्लब होते हैं ना, कि रोटरी क्लब और इस टाइप से उनकी बात हो रही है। दूसरा रिलेशनशिप के बेस पे, रिलेशनशिप पार्टनर कहलाते हैं और पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। इसमें मेंबर्स जो मतलब पर्सन्स है वो मेंबर कहलाते हैं और एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। तीसरी बात, पार्टनर का इंटरेस्ट होता है फर्म की प्रॉपर्टी में, मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस आता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, वो करके निकल जाते हैं। चौथी चीज़, अ चेंज इन पार्टनर अफेक्ट फर्म्स एग्जिस्टेंस। मेंबर, कोई मेंबर आ रहा है रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, कोई मेंबर नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं फ़र्क पड़ रहा ना, ठीक है। अ चेंज इन मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा अपना ये फिर बड़ा है, छोटे छोटे पहले सिंपल है ना। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप। पार्टनरशिप बोले तो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो, मतलब ओरल या रिटर्न हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। को ओनरशिप में क्या, ये इनहेरिटेंस से आता है, स्टेटस से आता है। हस्बैंड एंड वाइफ हो गया को ओनरशिप, या फिर बच्चा हुआ मतलब माइनर है तो भी वो उसका इनहेरिटेंस है। जॉइंट, ये मतलब को ओनरशिप मतलब साथ में वो भी ओनर है, आधा ओनर, 1/4 ओनर या कुछ भी, ठीक है। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होता, ठीक है। पार्टनर्स में प्रॉफिट लॉसेस दोनों शेयर करना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें डज नॉट नेसेसरली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब इसमें को ओनरशिप है, बस प्रॉफिट शेयर हो नहीं हो, जैसे मान लो पूरा पैसा एक जना भी रख सकता है, इतना ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट टाइप का ये है कि इनहेरिटेंस टाइप का, स्टेटस टाइप की वाली चीज़ हो गई। फिर शेयर जो है वो इन पार्टनरशिप, अब क्या, कोई इंसान अगर मान लो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना शेयर, ए निकल रहा है, डी को शेयर दे रहा है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, कौन सी, ए के अलावा, बी सी डी की, बी सी की, जितने भी लोग रिमेनिंग हैं। को ओनर में वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करता है, किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो उतना भी हाफ ओनर, 1/3 ओनर, कुछ भी ओनर है तो वो उसकी को ओनरशिप हो गई। देन आता है पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन।
पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन बोले तो एसोसिएशन मतलब कि कुछ भी जैसे सोशल कॉज है या फिर कुछ भी मतलब मान लो वृद्धाश्रम चला रहे हैं या फिर अपना ये अनाथ आश्रम चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर है, ठीक है, तो उस केस में ओल्ड एज होम वगैरह, तो उस केस में अपना एसोसिएशन वगैरह बना देते, मतलब सोसाइटी टाइप की चीज़, समिति टाइप की चीज़। नॉन नेसेसरली मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह उनके इंटेंशन नहीं होते। इंटेंशन टू enter into business for gains, intention is not to enter into business of gains, ओके। फिर दूसरी चीज़ इधर तो सिंपल बात है, कितनी बार पढ़ा हूँ यार कि टू और मोर पार्टनर है, बिजनेस है, मतलब बिजनेस के लिए आ रहे हैं, इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, और म्यूचुअल एजेंसी भी होगी, ठीक है। पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई रिलीजियस एसोसिएशन है, इंप्रूवमेंट स्कीम वगैरह है, प्रॉफिट इंटेंशन इनका नहीं है, ठीक है। अब अपनी दो चीज़ें बची है क्या, एक तो पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट हिंदू फैमिली और एक पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी है जो भी अपनी कंपनी है। पार्टनरशिप फॉर्म लीगल एंटिटी नहीं है, ये लीगल एंटिटी है। चलो आगे बढ़ो। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एनी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट। इस केस में क्या हो रहा है कि मेंबर जो है वो एजेंट नहीं होते, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। मेंबर के एक्ट कंपनी को बाइंड नहीं करते, क्यों? क्योंकि कंपनी की अपनी सील है, कंपनी की अपनी चीज़ें हैं, तो वो उससे ही बाइंड होगी सिर्फ। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सीधा पार्टनरशिप में हो जाता है एज पर टर्म्स या जो भी पार्टनरशिप डीड में गिवन है। इस केस में क्या होगा, कंपल्शन नहीं है प्रॉफिट बांटना, डिविडेंड के फॉर्म में आप बांट सकते हो पर ऐसे कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये देख लो, नॉट द इंटायर प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं, ठीक है। चलते चले, बढ़िया। फिर एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, फिक्स है। इसमें क्या, अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अमाउंट अनपेड है तो उतना लाइबिलिटी आप पे करोगे, ठीक है। फिर गारंटी वाला है तो गारंटी का अमाउंट। फिर दूसरा, अगर मान लो अनलिमिटेड वाली कंपनी है तो वो अनलिमिटेड, ठीक है। इसमें मतलब अलग अलग लिमिटेड लाइबिलिटी की वेराइटी हो गई, पर इसमें अनलिमिटेड सीधा पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। अब फर्म की प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या, कंपनी की प्रॉपर्टी सीधा बेचेंगे तो प्रॉफिट कंपनी के खाते में ही रहेगा, फिर डिविडेंड या उसके फॉर्म में दे सकते हैं मतलब अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, पर इसमें सीधा पार्टनर्स के पास ही जाता है। अब क्या, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैन नॉट मतलब बिना उसके बिना नहीं कर सकते, क्या, अदर पार्टनर्स ऑल द पार्टनर्स के कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। इसमें क्या, अगर आपको मतलब देखो प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल्स अगर अलाउ कर रहे हैं तो कर सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डर ट्रांसफ़र एज पर आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा क्या, पब्लिक कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो स्टॉक पे तो सारे शेयर्स एक्सचेंज हो सकते हैं ना, आज बेच दिया, कल खरीद लिया, परसों बेच दिया, कुछ भी कर सकते हो, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड में आता है। मैनेजमेंट में क्या, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू पार्टिसिपेट, पार्टनर्स इंटाइटल है। मेंबर्स में क्या, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और वो इंटाइटल नहीं होते, मतलब मेंबर्स डिसीजन नहीं लेते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर डिसीजन लेते हैं। आगे बढ़ो। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, इसमें कंपनी चेक के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व हुई तो सारे पार्टनर्स अग्री करें तो विल पे डिजोल्व कर सकते हैं, या फिर मान लो कि कोई सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई तो अब डिजोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, तो इसमें अगर मान लो एनसीएलटी या फिर मतलब देखो दो चीज़ होती है, एक एनसीएलटी ने बोल दिया कि ये पार्टनरशिप, ये कंपनी लॉस में जा रही है तो ये डिजोल्व हो जाएगी। दूसरा चीज़ क्या, कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपना नाम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, क्यों, कोई रीज़न से, कोई नॉन कंप्लायंस है, या फिर आप 3-4 साल 5 साल तक डोरमेंट कंपनी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो आपका नाम हटा दिया, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ मेंबरशिप में क्या, जनरली पार्टनरशिप फर्म कुछ भी नहीं बोलता है, पर कंपनीज एक्ट ने बोला है, पहले 100 बोला था अब 50 बोला है, पहले 464 सेक्शन से 100 बोला था, अब रूल्स 2014 से 50 बोला है। तो 51 पार्टनर्स हुए तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, उसको LLP कंपनी कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी में 2 से मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। गोइंग गुड, चलो। फिर ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इन सब की केस में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स मर जाओ कुछ हो जाओ, पार्टनरशिप को कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टनरशिप को फ़र्क पड़ेगा, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो परपेचुअल सक्सेशन वाले फीचर को वो इंजॉय करेगी, ठीक है। फिर अपना आता है, ये हो गया, चलो बढ़िया, 3 डिफरेंस हो गए, चौथा डिफरेंस बचा है, कौन सा, जॉइंट हिंदू फैमिली वाला। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनता है, ये स्टेटस से बनता है, मतलब 1 day old child इज ऑल्सो अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में माइनर, पहली बात तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, बना तो सारे पार्टनर्स अग्री करने चाहिए, और एक और चीज़ बोलो,
बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ही माइनर पार्टनर बन सकता है, लॉसेस के लिए नहीं बन सकता। ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू डिल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन। दो पार्टनर है, ए मर गया तो बी डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि सिंगल पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता। ठीक है। डेथ, अब देखो, डेथ ऑफ मेंबर इज इन HUF डज नॉट गिव डिसोल्यूशन टू द फैमिली। क्यों? किसी की एक की डेथ हो जाती है तो बाकी लोग तो है ना, कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो सेकंड है, मतलब जो सेकंड जो डिजर्विंग है, जो भी मतलब सीनियर होता है ना, वो जनरली कर्ता बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट, पार्टनर्स सारे इक्वली इंटाइटल होते हैं, यहाँ पे मेनली कर्ता देखता है। ठीक है। फिर अथॉरिटी टू बाइंड, एवरी पार्टनर कैन बाइंड एक्ट, यहाँ पे जनरली कर्ता ही बाइंड करेगा सारे फैमिली मेम्बर्स को एक्ट के लिए। एक्ट मतलब कुछ भी डिसीजन मेकिंग के लिए। लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। यहाँ पे क्या, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, और को पार्टनर या फिर जो भी जॉइंट ओनर्स है या फिर जो भी अदर मेंबर्स है कर्ता के अलावा, उनके शेयर तक लिमिटेड रहेगी, लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर की अनलिमिटेड। ठीक। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑफ क्लोजर, अब क्या पार्टनर सू कर सकता है, केस कर सकता है पार्टनरशिप फर्म में कि मुझे इतना, मतलब मेरी सुन नहीं रहे हैं, मुझे अकाउंट्स नहीं बता रहे हैं, मुझे मतलब जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उसके केस में वो डिसोल्यूशन की रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेंबर को कोई हक नहीं है कि अकाउंट्स मांगे फैमिली बिजनेस का। ठीक है। करता कोई राइट है सारे। ठीक है। गवर्निंग लॉ, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये जॉइंट हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ। ठीक है। फिर दूसरा माइनस कैपेसिटी, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो सारे लोग हाँ करेंगे, और सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऊपर बता दिया था। यहाँ पे माइनर एक दिन का भी हुआ तो पार्टनरशिप में आ जाएगा, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाएगा, और उसको वेट नहीं करना है कि मेजोरिटी, एक दिन का भी हुआ। चलो, अब एक कंसेप्ट बहुत तगड़ा आएगा, नीचे मैं बताऊँगा। उसके बाद अपना कंटिन्यूटी, पार्टनर जो है, अ फर्म सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स गेट्स डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। मतलब फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है। ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यू होगा अनटिल डिवाइडेड, मतलब जैसे मान लो दो भाई है, ठीक है, पापा, ठीक है, पापा, एक एग्जांपल देता हूँ, पापा मम्मी है, तो उन्होंने जॉइंट हिंदू फैमिली बनाई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नीचे अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भी है HUF, तो इन्होंने फैमिली बनाई। ठीक है। मतलब ये HUF बनाया, अब उसमें क्या होगा, दो बच्चे हुए तो वो HUF चलता गया, लेकिन दोनों बच्चों की अगर शादी हो जाती है तो वो अपना HUF चला सकते हैं। अगर वो साथ में रहना चाहे तो रह सकते हैं, वो अपना खुद का HUF भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, क्यों? क्योंकि बाकी और भी मेंबर है, कर्ता अगर मर गया तो दूसरा कर्ता बन जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में एक्सीड नहीं हो सकते 50, क्यों? कंपनीज रूल्स 2014, अभी ऊपर पड़ा था 2014। मेंबर्स ऑफ HUF अनलिमिटेड हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बड़ी कुटुंब परिवार उतने ज़्यादा मेंबर्स। ओके। फिर शेयर इन द बिजनेस, ईच पार्टनर डिफाइंड शेयर, मतलब हर पार्टनर का शेयर डिफाइंड होगा। अब यहाँ पे कितनी खूबसूरत, मतलब खूबसूरत तो नहीं, कितनी वियर्ड चीज़ है, बट देख सुनते, नो को पार्टनर, मतलब कर्ता के अलावा जो मेंबर होते हैं उनको को पार्टनर बोलते हैं। एज अ डेफिनेट शेयर, किसी का डेफिनेट शेयर नहीं होता, किसी का फिक्स शेयर नहीं होता। क्यों? देखो, अगर किसी की डेथ हो गई तो शेयर आपका बढ़ जाएगा। मान लो 10 लोग थे, 1/10 शेयर था। ठीक है। अब एक की डेथ हो गई तो 1/9 शेयर हो गया, तो इनलार्ज्ड बाय डेथ एंड डिमिनिश्ड बाय बर्थ, मतलब कि अगर कोई भी HUF में मेंबर अगर मान लो बर्थ हो जाता है तो 10 लोग थे और अब 1/11 हो गया तो शेयर कम हो गया। ठीक है। फिर उसके अलावा आते हैं अपन कि यहाँ पे एल्डेस्ट, देखो ये 2016 में जस्टिस नज़मी वजीरी ने एल्डेस्ट फीमेल को पार्टनर को भी HUF बन सकते हैं करता, मतलब कुल मिला के फीमेल भी करता बन सकती है, ये बोला है। ठीक है। नेक्स्ट, चलो हो गया। तो ये अपना पूरा पार्टनरशिप खत्म हो गया, यूनिट 1। इसमें हमने सारे डिफरेंसेस और सब डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ इशू आता है तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ बताओ कि मैं ऐसा रिवीजन वीडियो करा रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी आती है, मुझे बताओ। ओके। अब एक्चुअली शायद लाइट वाइट चली गई है तो वो थोड़ा सा कैमरा पे दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। बाकी ये सिनेरियो है, अपना यूनिट 1 ख़त्म हो गया है। अपन यूनिट 2 यूनिट 3 में मिलते हैं फिर। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।